तो सर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका क्या रोल रहा था कोविड के टाइम पे? लैब वालों ने क्या किया, मैक्सिमम 400 रुपए वाला टेस्ट 10,000 तक लेके गए। फार्मा कंपनी वालों ने क्या किया, 30 पैसे की दवाई थी तो 500 रुपए की बेची। जैसे ही आपने यस करी, उनमें से एक का वेंटिलेटर हटा दिया, उसको बॉडी ले जाओ, डेड बॉडी। वो हॉस्पिटल वाले, वो लैब वाले, वो इंश्योरेंस कंपनी वाले, ये भी टेररिज्म के काम कर रहे थे। पगड़ी गुरु गोविंद सिंह साहब ने दी है, ये हमारी शान है। से नो टू खालिस्तान, मेरा भारत महान। करोड़ों लोगों ने देखा, प्रधानमंत्री जी का फोन भी आया बधाई का उसको, कि 100 वोटिंग सेंटरों के अंदर बम रख दिए तो वोट डालने कोई नहीं आया। उस लेडी की डेड बॉडी को पैक कर रहे थे तो उसका बच्चा जो है हमारे हाथ में, कुछ तो हुआ है। दिल्ली के अंदर एक बोतल के साथ 2 बोतलें शराब की बटी हैं। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मतलब मेरे तो गूज़बम्प आ गए जब आपने कोविड वाली जो स्टोरी बताई है। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज हमारे यहाँ गेस्ट हैं, बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पॉडकास्ट, क्योंकि इसमें हम पॉलिटिकल भी बात करेंगे, क्योंकि वो एमएलए रह चुके हैं। जो आज हमारे यहाँ गेस्ट हैं उनको पद्मश्री सम्मान मिला है उनके सोशल वर्क के लिए। उन्होंने हजारों बॉडियों को जो कोविड के टाइम पे अनक्लेम्ड थी उनका क्रिमेशन कराया और डिजास्टर मैनेजमेंट पे लगातार वो काम कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ हैं जितेंद्र सिंह संटी। श्री जितेंद्र सिंह शंटी, समाज सेवा। तो कैसे हैं सर आप? जय हिंद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने बुलाया उसके लिए धन्यवाद। सर आपने कोविड में जो बॉडीज को अनक्लेम्ड थी बॉडीज और उनका अंतिम संस्कार कराया, वो प्रेरणा कहाँ से मिली? कहते हैं कि जीवन में कभी भी कोई छोटा सा हादसा आपके जीवन को बदल देता है। मैं अच्छा भला एक बिजनेस करता था और जब मैं एक दिन देखता हूँ कि एक शमशान घाट में एक व्यक्ति अपने बच्चे की लाश लेके बैठा है और उसके पास जलाने के लिए पैसे नहीं है, कुछ चारा ना देखकर वो लोगों की जली हुई लकड़ियों के, अर्ध जली लकड़ियों के टुकड़े उठाता है, टोकरी में रखता है और हम उसे रोक लेते हैं कि आप चोरी क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो चोरी नहीं कर रहा, मैं दिल्ली में इलाज कराने आया था, आज पैसे नहीं है बच्चे के दाह संस्कार के। उस दिन महसूस हुआ यार, राष्ट्रीय राजधानी में शादी पे, बच्चे के जन्मदिन पे, मैरिज एनिवर्सरी पे, मकान पे करोड़ों रुपए लगाते हैं, करोड़ों रुपया लगा देते हैं, बहा देते हैं। और उसी राष्ट्रीय राजधानी में एक व्यक्ति अपने बच्चे की लाश लेके बैठा है। तो मैंने पहला संस्कार उस दिन कराया था। फिर उसी दिन रात को डिसीजन लिया दोस्तों के साथ बैठ के कि एक संस्था बनाएंगे और ये काम करेंगे दिल्ली में, और संस्था का नाम रखा शहीद भगत सिंह सेवा दल। शुरू करेंगे। तो सर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका क्या रोल रहा था कोविड के टाइम पे? सच बोलूं तो मैं इस कोविड ने हमें जीना सिखाया। बिल्कुल। हमें अपने पराई का पता लगा, अच्छाई और बुराई का पता लगा, हमें प्रशासनिक ढांचों के बारे में पता लगा कि वो कहाँ तक कुछ कर सकते हैं। जहाँ एक तरफ बहुत अच्छे लोग निकल के आए सामने कोविड में, आपने देखा होगा जो प्रवासी लोग जा रहे थे, लोग उनकी सेवा कर रहे थे जी। पुलिस, सिविल डिफेंस, डॉक्टर्स, नर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर, शमशान घाट पे काम करने वाले लोग, ये हीरो की तरह काम कर रहे थे। बिल्कुल। सैल्यूट है उनको। बट वहीं 4 लोग मिल गए थे आपस में। सबसे पहले थे उसमें हॉस्पिटल्स। अब मैं सबको तो नहीं कह सकता, 10-20% अच्छे भी होंगे उसमें, बिल्कुल, लेकिन जो मिल गए थे हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनी वाले, लैब वाले और फार्मा कंपनियों वाले जो दवाइयाँ बनाते हैं। मुझे लगता है इन लोगों ने जितने पैसे इस कोविड में कमाए हैं, ऐसे 100 साल में नहीं कमा पाएंगे। बिल्कुल। 100 साल में सारे कानून को धत्ता बताते हुए, मानवता को ताक पे रखते हुए, चारों का अलग अलग रोल गिनाऊंगा मैं आपको।
लैब वालों ने क्या किया, मैक्सिमम 400 रुपये वाला टेस्ट 10,000 तक लेके गए वो। इवन देन आप कार में जाके टेस्ट कराएंगे, वो कार में बाहर आके टेस्ट करेंगे, उसके अलग पैसे हैं। घर आके टेस्ट करेंगे, उसके अलग पैसे हैं। ये उनकी जो जलालत थी वो सामने आई जी। और उसके बाद उन्होंने झूठे सर्टिफिकेट बनाए। यहां तक कि कईयों की जीवन से खिलवाड़ हुआ। आपने टेस्ट कराया, अरे आपका तो कोविड भी है और आपके तो किडनी पे इफेक्ट हो चुका है। अब एक बच्चे की शादी होनी थी, जब उसके ससुराल वालों को पता लगा कि इस बच्चे की तो किडनी भी खराब है, हम जिसको कनाडा में बुला रहे हैं, कोविड भी है, शादी टूट गई उसकी। लेकिन जब दूसरे हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कराया तो ना कोविड था उसको, ना उसकी किडनी खराब थी। यानी उन्होंने कुछ भी कर दिया यार, पैसे के मामले में डरा दिया उनको। ये काम किया लैब वालों ने। फार्मा कंपनी वालों ने क्या किया, जो 30 पैसे की दवाई थी, 30 पैसे की दवाई वो 500-500 रुपए की बेची उन्होंने, स्टॉक कर ली सारी उन्होंने। आप ऑडिट करा लीजिए देश की सारी फार्मा कंपनियों के, जिसकी एक फार्मा कंपनी जिसकी 6 हो गई है, जिसके पास कर्जा था 100 करोड़ का, वो आज 1000 करोड़ प्रॉफिट में चल रहा है। कहाँ से आया पैसा सारा ये? और उन्होंने सेटिंग करके हॉस्पिटल वालों से अपनी दवाइयां जो बेची और फिर दवाइयां वो वापस गई। यही एक कारण था कि 2000 वाला इंजेक्शन दिल्ली में 2 लाख का भी बिका है, सबके सामने। बिल्कुल सबके सामने है वो तो। 500 का ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 का बिका है। जी। ऐसा नहीं है तो फिर किन लोगों ने जलालत करी वो? अब आ जाते हैं जी हम इंश्योरेंस कंपनी वालों पे। मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी वालों ने पैकेज बेचे उस समय कि आप 35,000, 40,000, 50,000 दे दीजिए, आपका 5 लाख 7 लाख तक का कोविड में जो खर्चा आएगा हम देंगे। उनकी जलालत देखिए कि जब सपोज आपकी 5 लाख की इंश्योरेंस है, और मैं आपको एक प्रत्यक्ष बताता हूँ कि दिल्ली के उत्तम नगर में 2 बच्चियों ने एक वीडियो डाली कि हमारे पापा को हॉस्पिटल वालों ने बंदी बनाया हुआ है, आज शाम तक हमारे पापा को नहीं छोड़ा तो हम सुसाइड कर लेंगे। और वो वीडियो मेरे पास आ गई। मैंने अपनी टीम को तिलक नगर में बोला, सोनू जी को, मैंने कहा जाके उसको बोल दो 2 बजे तक छोड़ दे, नहीं तो मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। नहीं छोड़ा उन्होंने और हम गए। तो पहले तो बात पता की तो हैरान हो गए कि जब उस व्यक्ति को एडमिट किया गया जिसकी इंश्योरेंस थी, वो ई-रिक्शा चलाते थे, साधारण व्यक्ति थे, 1 लाख का बिल गया, टीपीए पास हो गया इंश्योरेंस कंपनी से, 2 लाख का गया पास हो गया, 4 का गया, 4.25 का भी पास हो गया। जैसे ही वो 5.25 में पहुंचा तो इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं इसको तो शुगर है, इनको तो नहीं मिल सकता जी 5 लाख रुपया, रिजेक्ट कर दिया गया। हॉस्पिटल वाले भी कहने लगे कि आपका तो टीपीए रिजेक्ट हो गया जी, पैसा नहीं आ रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, 5 लाख जमा कराइए, 5.25 लाख तो ले जाइए पेशेंट को, पेशेंट ठीक हो गया है, लेकिन छोड़ेंगे तभी जब पैसा दोगे। तो हमें जाके उसको पेशेंट को भी छुड़वाया मैंने, जब मैंने उसको डाला अपने सोशल मीडिया पे, और एक रात में जब 4 मिलियन चला गया वो, तो हॉस्पिटल वाले, इंश्योरेंस वाले उनके घर गए, 5 लाख रुपया घर वालों को भी दिया, हॉस्पिटल को भी दिया इंश्योरेंस कंपनी ने। मुझे भी फ़ोन आया कि शंटी जी अपनी वीडियो हटा दीजिए, जो मर्जी बैठ के फैसला कर लेते हैं। मैंने कहा मैं सोशल वर्कर हूँ, पद्मश्री हूँ, दलाल नहीं हूँ। ये आपको मैंने बताया इंश्योरेंस कंपनियों का। अब आती है हॉस्पिटल्स की बात। एक पेशेंट अगर किसी का एडमिट होता था, उनके घर वालों को कहते थे जी हमारे डॉक्टर साहब उसको देखने गए आईसीयू में, 7,000 रुपया एक पीपी किट जो 300-400 थे उसका खर्चा लगाते थे। और एट ए टाइम अगर आईसीयू में 25 लोग हैं तो 25 के घर वालों को 7,000 रुपया लग जाता था कि डॉक्टर साहब देखने आए हैं। अरे डॉक्टर तो एक ही आया, पीपी किट तो एक ही आई। जलालत देखो उनकी। उसके बाद बिल कितना बनता था पता है? पैकेज 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख बनाते थे। वेंटिलेटर पे पेशेंट लगा रखे हैं उन्होंने, आप गए जी हमारा पेशेंट एडमिट कर लो, कह रहे जी पैकेज है पर 40 लाख वाला है। जैसे ही आपने यस करी, उनमें से एक का वेंटिलेटर हटा दिया, उसको बॉडी ले जाओ जी, डेड बॉडी आपको लगा दिया। मतलब ये जलालत मैंने अपनी आंखों से देखी है। उसके बाद लाशें नहीं दी इन्होंने हफ्ता। तो हमारी जो कमियां थी ना जी, वो सामने निकल के आई और मैंने खिलाफत करी। मेरे ऊपर 11 से ज़्यादा FIR दर्ज हुई।
लेकिन मैंने डट के मुकाबला किया। जब मैं कोर ग्रुप ऑफ NGOs NHRC में मेंबर बना तो मैंने चीफ जस्टिस अरुण मिश्रा जी वहाँ चेयरमैन है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर इसके ऊपर आप कोई भी चार्टर निकालिए, आप इसके ऊपर आप आदेश दीजिए। तो उन्होंने पूरी दिल्ली नहीं पूरी इंडिया के जितने भी चीफ सेक्रेटरी थे सबको लेटर लिखा कि चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, डेथ होने के बाद डेड बॉडी को 1 घंटा भी नहीं रोक सकता, उसको तुरंत बॉडी छोड़नी पड़ेगी, चाहे उसका बिल 1 लाख का है चाहे 10 लाख का है चाहे 50 लाख का है। वो कानून पास हो गया। और जब लोगों को पता लगा हॉस्पिटल वालों को कि मैंने ये काम कराने जा रहा हूँ तो धीरे धीरे सबने केस भी वापस ले लिया कि हमारा नंबर भी लगने वाला है। और अब मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने एक हॉस्पिटल पे रेड भी कराई। अच्छा। उनकी 3 ब्रांच पे रेड हुई, एक फरीदाबाद में, एक ईस्ट दिल्ली में और एक नोएडा में। एक दिन की जो इनकम थी उनकी 4 करोड़ कैश थी, 3 करोड़ का सोना था। सोना यानी कन्वर्ट करके रखा हुआ था। 7 करोड़ रुपए एक दिन की कमाई निकली थी, जबकि तब कोविड खत्म होने वाला था। मैंने रेड करवाई थी उस पर। मैं दावे से कहता हूँ आज भी रेड करा लीजिए, सबका ऑडिट करा लीजिए आप हॉस्पिटल वालों को, पता लग जाएगा। बिल्कुल। एक एक्सपीरियंस हमारा भी था कि हमें ना ये जो एम्बुलेंस होती है उसकी जरूरत थी। तो जब गुड़गांव से नोएडा में हार्डली अगर अभी के टाइम पे अगर आप पैसे लेंगे तो 3 या 4 हजार में चली जाएगी एम्बुलेंस। 2000 के काम है। 48,000 मांगे थे और उस टाइम लोगों ने मजबूरी थी और बहुत सारे लोगों ने दिए भी, क्योंकि आप किसने किया ये सब, सोचिए बात को। बिल्कुल। गवर्नमेंट ने आपकी कोई हेल्प करी इसमें? नहीं, हमारी कोई हेल्प नहीं करी। इवन देन जो आप सुनते थे कि कोविड हीरो को डेथ के बाद 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, मेरा ड्राइवर शहीद हुआ, कोविड में गया, 1 रुपया नहीं दिया, किसी ने पूछा भी नहीं, कोई हेल्प नहीं करी किसी प्रकार से भी। और नॉर्मल जो पब्लिक थी जो आपसे इंस्पायर होते थे उन लोगों ने भी हेल्प करी आपको? बिल्कुल करी। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने भगवान को जो देखा प्रत्यक्ष रूप में, मैं भूलता नहीं हूँ वो दिन की जब शमशान घाट में एक लकड़ी नहीं थी और 66 डेड बॉडी पड़ी थी रात को। तो हमारे शमशान में स्टैचू आदरणीय शिव जी का लगा हुआ है, मूर्ति लगी हुई, पावन मूर्ति। सामने गुरुद्वारा है, राइट साइड पे शनि मंदिर है, पीछे मस्जिद है। तो मैंने ईश्वर को ध्यान में लेते हुए प्रार्थना करी, हमारे पंजाबी में अरदास कहते हैं उसको जी। कि ये परमात्मा अगर तू है तो आज रक्षा करो हमारी, हमारे पास बिल्कुल लकड़ी नहीं है और 66 डेड बॉडी पड़ी है, रात के 11-12 बज रहे हैं और सुबह का और सारी अनक्लेम्ड नहीं, लोग भी थे, घर वाले भी थे उनके। ओके। अंदर नहीं जाते थे, वो बात अलग है। हम सबको ये कहते जा रहे थे सुबह कराएंगे, लेट हो रहा है, लेकिन लकड़ी नहीं थी। तो मैंने वीडियो डाली रात को, एक वो दिखाया इतनी बॉडी पड़ी है, इतनी खाली पड़ा है हमारा लकड़ी वाला स्टोर। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे एक फ़ोन आता है, श्री राजू चड्डा जी हैं, वेव कंपनी के मालिक हैं। वो कहने लगे शंटी जी मैंने आपकी वीडियो सुनी है, आप कितनी लकड़ी चाहिए आपको? मैंने कहा जी मुझे लग रहा है जो हिसाब चल रहा है यहाँ तो लकड़ी का कोई हिसाब ही नहीं रहेगा, बॉडी बढ़ती जा रही है, 200 तक आ रही है एक डे में। तो कहने लगे शंटी जी मैं 1000 टन लकड़ी भेज रहा हूँ आपको और अभी 8 बजे तक 4-5 ट्रक आ भी जाएंगे आपके पास। बस उसके बाद ऐसा फ्लो बना जी, हिमाचल से शिमला से एक हाई कोर्ट के जज हैं संदीप शर्मा जी, उन्होंने फ़ोन किया, कहते शंटी जी मैं 4 ट्रक लकड़ी भेज रहा हूँ। अक्षय कुमार जी का फ़ोन आ गया, शंटी जी मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूँ आपको। 2 एम्बुलेंस भेज दी उन्होंने, बजाज एलियंस एंड स्लीप पैल एंड टेक महिंद्रा, इन्होंने एक एम्बुलेंस भेज दी। हमारे को काम बढ़ने लगा। इवन देन जब कोविड ख़त्म हो गया तो हमारे पास जगह नहीं थी गाड़ियाँ खड़ी करने की, 32-33 एम्बुलेंस होगी मेरे पास, पूरा नेटवर्क बन गया। मैंने फिर राजू चड्डा जी से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है क्योंकि बड़ी मज़ेदार बात है कि DDA से लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली तेजिंदर खन्ना जी ने 2010 में मुझे एक जगह किराए पे दिलाई थी, जिसका किराया 90,000 रुपये साल का मैं देता था। आज उसी का किराया 28 लाख रुपए तक मांगने को तैयार है और नहीं तो खाली करो। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा जी आप फायर स्टेशन के लिए लगाते हैं ना, जगह देते हैं ना, गवर्नमेंट देती है ना, पब्लिक यूटिलिटी का काम है ना, तो इमरजेंसी सर्विसेज, हॉस्पिटल के लिए देते हैं आप, पुलिस के लिए देते हैं, तो ये भी तो इमरजेंसी सर्विस है, डिजास्टर के लिए आई हैं गाड़ियाँ। मुझे जगह नहीं मिली। मैंने फिर राजू चड्डा जी को कहा, उन्होंने मुझे 3000 मीटर जगह वेव सिटी में दी है, जहाँ हमने पार्किंग बनाई और वहाँ हमारी एम्बुलेंसेस खड़ी होती हैं
तो मैं यही कहूँगा कि जो आप पूछ रहे हैं कि जनता ने सेवा करी कि नहीं, कि जनता ने, लोगों ने इतनी विशेष दी। जब मैं और मेरा बेटा डेथ बेड पे थे, मेरा बीपी 35 था, मेरा ऑक्सीजन 50 था, कोविड के टाइम पे? हाँ, फर्स्ट वाले में। ओके। बेटा मेरा वेंटिलेटर पे था, लेकिन हमारी सेवाएं चल रही थी, सेवाएं नहीं रुकने दी हमने। लोगों ने इतनी हमारे को आशीषें दी, ब्लेसिंग्स दी पूरी दुनिया से कि हम ठीक भी हो गए, सेवा भी करते रहे। फिर जब दूसरा कोविड आया, फिर तो लाइन ही लग गई। फिर मैं 21 दिन शमशान से बाहर नहीं आया, बस सेवा का मौका दिया इस काम का। तो सर, आप जैसे आपने अपने बेटे का जिक्र किया, तो आपके जो बेटे हैं वो काफी खालिस्तानी को लेके भी काफी वोकल हैं और उनकी काफी वीडियोस भी वायरल होती हैं। सो उनके बारे में कुछ बताइए प्लीज। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि टेररिज्म 2 प्रकार का होता है जी। एक तो वो लोग हैं जो देश में रह के टेररिज्म फैला रहे हैं, जस्ट लाइक ब्लैकमेल करने वाले हॉस्पिटल, ये भी तो टेररिज्म है। एग्जैक्टली। किसी के जीवन से खेलना, किसी को धमकियां देना, कितने पैसे नहीं दोगे हम लाश नहीं देंगे। वो हॉस्पिटल वाले, वो लैब वाले, वो इंश्योरेंस कंपनी वाले, ये भी टेररिज्म के काम कर रहे थे। इन्होंने तो केस किए मेरे ऊपर, इन्होंने धमकियां भी दी, हमारे ऊपर मार्शल भी छोड़े इन्होंने पीटने के लिए। इनसे हम अभी सामना कर ही रहे थे कि हमें आतंकवादियों की धमकी आनी शुरू हो गई। जी। वो क्यों आई मैं बता देता हूँ उसका कारण। कि एक अमेरिका के अंदर व्यक्ति है, पन्नू बोलते हैं जो अपने आप को, उन्होंने हमारे देश के लिए अनाप शनाप बोला, हमारे तिरंगे के लिए अनाप शनाप बोला। जी। फिर उन्होंने कहा जी एयर इंडिया में कोई हिंदुस्तानी सफर नहीं करेगा। तो मैंने और मेरे बेटे ने, क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं जी, तिरंगे से प्यार है हमको, यहीं पैदा हुए हैं हम तो इस देश में, बिल्कुल। हमारा मुल्क हमारी जान है, ये मिट्टी हमारी शान है। हमने ये जवाब दिया कि आप अमेरिका में रह के बोलते हो मुट्ठी भर लोग, ये आपका ख्वाब है खालिस्तान, एक स्वयंभू है आप, ये कुछ चीज नहीं है खालिस्तान, और ना हो सकता है। क्योंकि जो देश में, भारत में रहने वाले लोग हैं, जो प्यार, जो इज्जत, जो मान सत्कार, रोजी रोटी उनको यहाँ मिल सकती है, आपस में लड़कियां बच्चे भी आए हुए हैं, वो नहीं मिल सकती है। तो इसलिए हम खालिस्तान के खिलाफ खुल के बोलते हैं, टिका के बोलते हैं, जो जीत मेरा बेटा और मैं। कम से कम भी 100-150 हमको कभी कहीं से पत्र आ जाता है, कभी कहीं से मेल आ जाती है, कहीं से कुछ आ जाता है। इवन देन अभी 29 अप्रैल को मुझे खुद को फ़ोन आया सीधा यूएसए से कि तेरे को और तेरे बेटे को समय आ गया, उड़ा देंगे तेरे को। मैंने कहा वो क्यों जी? कहते आप हमारे खिलाफ बकवास करते रहते हो। तो मैंने कहा आपके ऐसे करने से बकवास बंद हो जाएगी क्या? और मैंने यहाँ तक कहा, मैंने कहा आपके अंदर हिम्मत है तो आप हमारे देश में आके बोलिए ना लोगों को, आप इनके सामने बोलिए ना। हम छुप के बोल देते हैं, उसका लॉस किसको होता है? आज अगर वहाँ से उन्होंने कुछ बकवास किया तो आम जो यहाँ की जनता, उसको तो लगेगा ना सिखों ने किया बकवास जी। तो ये जो हमारी पगड़ी गुरु गोविंद सिंह साहब ने दी है, ये हमारी शान है। इसको फिर लोग शक की निगाह से देखेंगे ना जी, कि हो सकता सारे ही ऐसे हों। बिल्कुल। जबकि टेररिस्ट की, एक गुंडे की, एक चोर की कोई जात नहीं होती है जी। कोई नहीं कहता कि ये फला का कम्युनिटी का गुंडा है, फला का कम्युनिटी का आतंकवादी है। वो आतंकवादी है जिसने आतंक फैलाना है। इसलिए हम जब बोलते हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है और वो सोचते हैं चुप हो जाएंगे। मेरा बेटा तो सरेआम कनॉट प्लेस में एक दिन तख्ती लेके खड़ा हो गया जी। से नो टू खालिस्तान, मेरा भारत महान। करोड़ों लोगों ने देखा, प्रधानमंत्री जी का फोन भी आया बधाई का उसको कि आपने बड़ी हिम्मत दिखाई। हमने हिम्मत नहीं दिखाई, हमने जागृत किया लोगों को। बहुत लोग हमारे जैसे हैं जो ये बोलना चाहते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जी। तो आपने पूछा तो मैंने बता दिया। अच्छा, कहते हैं कि खालिस्तानी कनाडा का एक वो दिखाते हैं। अगर आप विदेश मंत्री होते, अगर क्या स्टेप लेते अगर वो खत्म करना होता तो? मुझे लगता है अभी भी जो हमारे विदेश मंत्री जी हैं उन्होंने साफ साफ 2 टूक कह दिया कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को, ट्रूडो साहब को, जी, कि आप जो ये कर रहे हैं, ये गलत हरकतें कर रहे हैं। आप हमारे देश के अंदर
हमारे देश के अंदर जो भाईचारा है, सेकुलरिज्म है, उसको आप ख़त्म करने जा रहे हैं। आपका ये कहना कि वहाँ पे निज्जर की अगर हत्या हुई है तो हिंदुस्तानियों ने कराई है, आप इतने समर्थ कंट्री हैं यार, वहाँ से हमारे यहाँ से लोग जाके वहाँ मार देंगे किसी को, ये कैसे हो गया? लेकिन ट्रूडो की प्रॉब्लम यह है कि उसके पिता ने भी यही कुछ किया था। ट्रूडो के पिताजी का इतिहास निकालेंगे, उस समय भी वो खालिस्तानियों को शह देते थे। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 1986 में एयर इंडिया का प्लेन उन्होंने क्रैश किया था हाईजैक करके, जिसमें 226 से ज़्यादा लोग मरे गए थे और मैक्सिमम कैनेडियन मरे थे उसके अंदर। तो वो ये रोल ही अदा कर रहा है। तो मैं भी वही करता जो आज हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मैं समझता हूँ अच्छा कर रहे हैं, और इनका रास्ता यही है। तो टूक उनको झुकने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा देश समर्थ है इस चीज़ में, और देश सबसे बड़ी बात है डिमांड अगर हमारे देश से उठती ना तो फिर खतरा था जी। आप अमेरिका में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, आपने सिख है ही नहीं, आप पगड़ी नहीं बांधते हैं, आपने बाल कटाए हुए हैं, जो 5 कक्कार होते हैं वो आपके पास नहीं है। आप सिर्फ पैसा लेने के लिए उस मुल्क से, अच्छा ट्रूडो को क्या लालच है कि उनकी फंडिंग सारी वहाँ सिखों से आ रही है। मैक्सिमम सिख जो यहाँ से गया है, पंजाब से, दिल्ली से, कहीं से भी हिंदुस्तान से जी, उनसे इतने टैक्सेस मिलते हैं, उनको इतनी फीसेस मिलती हैं कि उससे तो देश चल रहा है उनका। भाई उनकी मजबूरी ये है, उनको वोटें लेनी है उनसे। बिल्कुल। तो मैं होता तो मैं भी यही करता, और शायद और सख्ती से करता। अच्छा, जब ये फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था तो कुछ लोगों का परसेप्शन था कि खालिस्तानी कर रहे हैं, उस पे क्या कहना है आपको? वो खालिस्तानियों का हाथ है? देखिए, इसमें ना हमारे देश में लोकतंत्र है जी, और अपनी डिमांड को रखना उनका अधिकार है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सरेआम कोई इसने किया, लेकिन अगर कोई बाहर से बैठ के बातें बोलता है, पहली बात तो है कि हमारा मुल्क है, हमारे किसान चाहे वो दिल्ली आए, चाहे वो लड़ें, अपनी डिमांड करें, प्रोटेस्ट करें, उनका फंडामेंटल राइट है जी, कर सकते हैं, वो करा भी है उन्होंने। बिल्कुल। आप देखो, हाँ उन्होंने ये जरूर कहा कि आप इतनी बड़ी बड़ी मशीनें ना लेके आए, दिल्ली छोटी पड़ जाएगी। उसके बाद आए, इंडिया गेट पे भी आए, बैठे भी, वो जंतर मंतर पे बैठे, लेकिन वहां से बैठ के जो भड़काते हैं ना जी, वो गलत है बात। भाई अगर आपके पास इतनी नौकरियां हैं तो आप रख लो ना सारे बच्चों को, उन्हीं लेके जाएंगे कभी भी। आज किसान ना हो हमारे देश में तो रोटी कहाँ से आएगी? किसान तो अन्नदाता है जी, वो चाहे पंजाब का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो तेलंगाना का हो। बिल्कुल। किसान तो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, हमारे रक्षक हैं। और बड़ी मजेदार बात है कि ऐसा माहौल तैयार हो गया देश के अंदर कि एक ही परिवार के 2 बेटे, एक किसान था, एक जवान था। क्योंकि मिलिट्री में कौन है? वो भी कोई बाबू के बच्चे तो है नहीं। बिल्कुल। सब किसानों के बच्चे हैं जी। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया, सहनशीलता से किया, और मुझे लगता है ईश्वर करेगा ये बहुत जल्दी हल निकल जाएगा इसका। अच्छा, आपको धमकियां काफी आती हैं, और पुलिस ने कोई स्टेप लिया इसमें? अब क्या बताऊं मैं आपको, देखो जिस प्रकार की धमकियां आती हैं ना, वो तो इतने हाई लेवल की है कि मैं बता भी नहीं सकता आपको। अच्छा, आपको कभी ये लगता है कि मतलब जैसे आप तो ब्रेव, मतलब आप तो ऐसे बिहेव करते हैं कि मतलब हमको करना है, देश के लिए करना है, लेकिन अपने फैमिली को लेके थोड़े प्रोटेक्टिव होती है। फैमिली कभी बोलती है कि मत कहा करिए, ऐसे कभी नहीं, मेरी फैमिली ने ऐसा कभी नहीं कहा, बल्कि मेरा बेटा तो मेरे से भी ज्यादा बोलता है जी। लेकिन है कि जब मुझे लगता है कि कहीं से प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, अब वो 5, 7, 8 घंटे के लिए पुलिस वाले को दे देते हैं, तो उससे क्या होगा? जिसने आपको टारगेट करना है, जो लोग प्राइम मिनिस्टर को टारगेट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को कर सकते हैं, पार्लियामेंट को कर सकते हैं, वो तो हम क्या चीज़ है उनके सामने? कुछ भी नहीं है। हम चीफ मिनिस्टर को कर सकते हैं पंजाब। अच्छा, अभी दिल्ली में एक दिन काफी वायरल हो गई थी न्यूज के स्कूल्स में बॉम्ब लगा दिए हैं, वो क्या चीज है? वो क्यों ऐसे, मतलब गलत न्यूज क्यों फैला? ना कभी कभी अपनी शक्ति को चेक करने के लिए डमी मॉक ड्रिल करते हैं वो लोग, जो टेररिस्ट है। वो क्यों करते हैं? जैसे सपोज हमारा कोई बहुत बड़ा त्योहार है जी, या सपोज इलेक्शन ही आ रहा है, इलेक्शन भी त्योहार है। बिल्कुल। अब इलेक्शन है तो इलेक्शन वाले दिन सारी पुलिस वहां पे मुस्तैद चाहिए,
और आतंकवादियों ने इलेक्शन को अगर डिस्टर्ब करना है तो वो उस दिन ऐसी अफवाह छोड़ देंगे कि 100 वोटिंग सेंटरों के अंदर बम रख दिए हैं तो वोट डालने कोई नहीं आएगा। बात समझिए आप। बिल्कुल। वो उन्होंने अपनी अपनी उस पावर को चेक करने के लिए एक मॉक ड्रिल करी थी, डमी थी, लेकिन उसमें मैं देख रहा था कि दिल्ली पुलिस ने एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने, फायर ब्रिगेड ने, सबने, इवन देन हमारे शहीद भगत सिंह सेवादल की एम्बुलेंस भी लगी रही सारा दिन, उसमें एक अच्छा रोल अदा किया। और मैं समझता हूँ कि रीचेक भी हो गया स्कूलों के अंदर भी, अगर कोई ऐसा हादसा होता है, क्योंकि मैं खुद डिजास्टर का स्टूडेंट था, मेरा बेटा स्टूडेंट रहा है, MSc करके आया लंदन से। ये होना चाहिए भाई। और ये जो कोविड आया ये भी तो एक डिजास्टर था। बिल्कुल। अगर उस समय हमको पीपी किट नहीं मिली, सैनिटाइजर नहीं मिले, मास्क नहीं मिले, स्ट्रेचर नहीं मिले, डेड बॉडी बैग नहीं मिले, तो हमारी कमजोरी थी ना जी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, 25 वेंटिलेटर लगे हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर, GTB हॉस्पिटल के अंदर, चलाने वाला एक नहीं है, तो इसी क्या कहोगे आप? 25 लोग एक रात में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में मर गए, ऑक्सीजन नहीं थी, इसे क्या कहोगे आप? इसका मतलब ये मॉक ड्रिल होती रहनी चाहिए। उससे ये पता लग गया कि हमारे स्कूल में सपोज आज तो नहीं था, सच्चा बम मिल गया तो वो बच्चे कितनी देर में वहां से बाहर निकल सकते हैं, कितनी देर में उन स्कूल को खाली कराया जा सकता है और वो घर पहुंच जाए बच्चे। इसके कुछ ना आइडियाज भी हैं, बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने कोर्स किया हुआ है। जी। जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत काम की चीज़ है। एक चीज़ समझाई जाती है डिजास्टर में कि आप जॉब करने जाती हैं अपने ऑफिस में, आपके हस्बैंड जॉब करने जाते हैं अपने ऑफिस में, बच्चे अपने अपने स्कूल में चले गए, इन बिटवीन बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया या भूचाल आ गया, अर्थक्वेक आ गया, उथल पुथल हो गया, बिजली कट गई, मोबाइल कट गए, क्योंकि मोबाइल भी तो बिजली से चलते हैं, टावर ही खत्म हो गए, टावर गिर गए, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसे में आप सारे कैसे मिलोगे आपस में? जहाँ पे जो मतलब सेफ होगा वो वहाँ जाने की कोशिश करेगा। आई थिंक कहाँ जाएगा, कहाँ सेफ होगा? किसी को क्या पता कि मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, पापा को क्या पता बच्चे कहाँ है, स्कूल में से निकले भी है कि नहीं है, और निकल आए तो कहाँ गए। तो इसके लिए जैसे जापान में किया जाता है, ये घर में पहले बता के रखा हो कि अगर कल को कोई ऐसा हादसा हो जाता है और हमें जैसी सुविधा मिलेगी तो हम बॉम्बे वाले मासी जी के घर करेंगे फ़ोन सारे कि हम यहाँ पे हैं। एक पॉइंट हो गया, क्योंकि भूचाल एक जगह आता है, सब जगह नहीं आता। बिल्कुल। यहाँ आया, बॉम्बे तो नहीं आया। मैं निकल आया पहले भूचाल में से बाहर, तो मैं बॉम्बे फ़ोन करूँगा, मेरी मिसेज का फ़ोन आया तो नहीं आया। बच्चे फ़ोन करेंगे, आंटी जी हम फलां जगह पे हैं, पापा को बता देना यहाँ पे है। तो चारों का 2-3 घंटे में कम्युनिकेशन हो जाएगा। ये चीज़ें सिखाई जानी चाहिए स्कूलों में। इस मॉक ड्रिल ने हमें ये भी बता दिया कि डिजास्टर में हम बहुत कमज़ोर हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारे को और मुस्तैदी लानी चाहिए। कोविड ने भी सिखाया और एक टेलीफोन की कॉल ने तो बहुत कुछ सिखा दिया हमें। बिल्कुल भाई अब सोचिए ना, सुबह जो वैन स्कूल में छोड़ के जाती हैं बच्चों को, मैक्सिमम बच्चे वैनों में जाते हैं दिल्ली में, बसें तो लिमिटेड है। अगर एक स्कूल में 10 बस आती है तो 200 टैक्सी आती है, कैब। अब वो चले गए छोड़ के, इन बिटवीन हादसा हो गया, ये तो चलो डमी कॉल थी, बम फट गया। अब वो बच्चों को कैसे निकालेंगे और कैसे आप फटाफट घर भेजेंगे? इसके लिए भी एक सिस्टम बनना चाहिए, उसके लिए कॉल सेंटर होना चाहिए, उसके लिए सारा सिस्टम, उसके लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि जैसे कोई ऐसा हादसा होता है आपने सबने ग्राउंड में आ जाना है, फटाफट एक जगह पे इकट्ठे हो जाना है जी। तो ये चीज़ें आज जैसा आपने पूछा कि क्यों हुआ, तो ये इसलिए हुआ कि वो हमारा ध्यान भटकाना चाहते थे। ओके। सो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तो काफी फंड इशू होता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो कभी यूज ही नहीं हो पाता। तो यहाँ भी तो हम लोग लैग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा बेटा जब लंदन से मास्टर करके आया तो पहले मैंने उसको चंडीगढ़ गवर्नमेंट में लगाया। थोड़े दिन बाद छोड़ के आ गया। कहता वहाँ कुछ है ही नहीं, साधन ही नहीं है उनके पास, मशीनरी नहीं है, कागजों में ही है जो कुछ है। फिर दिल्ली आ गए, फिर दिल्ली लगा, कहने लगा यहाँ भी वही हाल है, इनके पास तो कोई फैसिलिटी नहीं है डिजास्टर के हिसाब से। कभी कोई हादसा हो गया, अब ये क्या हुआ है कोविड में, सब एक दूसरे का मुंह ही तो देख रहे थे। लोगों ने फ़ोन उठाने बंद कर दिए भाई। जो ऑफिसर थे, ब्यूरोक्रेट थे, 1-2 दिन फ़ोन उठाने को लगा हम कुछ कर तो पा नहीं रहे। 4-4 दिन लोगों की लाशें घरों में सड़ रही थी। तो क्यों सड़ रही थी?
क्योंकि सिस्टम नहीं था कोई। मैं आपको दो बातें सुनाऊंगा जो बड़ी खतरनाक हैं। मेरे को एक फ़ोन आता है कि 3 दिन से एक लाश घर पे पड़ी है और वो लेडी प्रेग्नेंट है और उसका हस्बैंड आउट ऑफ दिल्ली है, उसकी सास है साथ में। मैंने कहा जी मुझे 2-3 घंटे का समय चाहिए। बहुत दूर था, साकेत के पास था कुछ, और हम गए वहां पे। अब बिलीव करेंगे कि जब उस लेडी की डेड बॉडी को हम पैक कर रहे थे तो उसका बच्चा जो है हमारे हाथ में आ गया। वो शॉट जरा सोचिए कैसा होगा, वो हमारे जीवन का कितना भयानक समय रहा होगा वो, और वो माँ कैसे की तड़फ के गई होगी। और 3 दिन वो बच्चा उस जिंदगी और मौत के बीच में झेल रहा था, उसे कोई बचाने वाला नहीं था, और वो बच सकता था 100%, बिल्कुल। लेकिन सुविधाएं नहीं मिली। सुविधाएं ना मिलने के कारण, समय पे ना मिलने के कारण बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं, बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं। और दूसरा हादसा मैं बताता हूँ आपको, द्वारका का, जहाँ एक बहन जी अपने ससुर की डेड बॉडी के पास बैठी थी, उनका हस्बैंड भी कनाडा में थे। मुझे मीडिया से फ़ोन आया था कि शंटी की एक डेड बॉडी पड़ी है, कुछ मदद करो यार, उनको कुछ साधन नहीं मिल रहा। 2 घंटे बाद हम पहुँच गए, 5वीं मंजिल से नीचे उतारा, सैनिटाइज किया, पैक किया, तो बहन जी थोड़ा सा रोने लगे। तो वही माता जी खड़े थे, कहते बेटा आप क्यों रो रही है, सारा इंतजाम शंटी जी ने कर दिया है। तो कहने लगी नहीं मेरे पापा के जाने के आंसू नहीं है, वो तो सूख चुके हैं, ये जज्बात के आंसू हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में मैं 4 दिन से अपने पापा की लाश के पास बैठी हूँ, कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा मैंने जहाँ फ़ोन ना किया हो। ये आंसू इस बात के हैं कि जब सारी सरकार दिल्ली में फेल होगी, एक सरदार मेरे काम आ गया। मुझे बहुत फख्र महसूस हुआ इस अपनी टर्बन पे जो हमें गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया है। तो वो आप अक्षय जी बोलते हैं ना एक अपने इंटरव्यू में, जब मैं किसी फिल्म में पगड़ी पहनता हूँ तो मुझे लगता है मैंने राजा बन गया हूँ, ताज पहन लिया मैंने। इफेक्ट है। मुझे देखो ना, आप कोविड के बाद जीरो से हीरो बना दिया लोगों ने। राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री दे दिया, पता नहीं कौन कौन से अवार्ड दे दिए परमात्मा ने, दुनिया में नाम हो गया। मूवी बन रही है मेरे ऊपर अब। अरे वाह। बॉलीवुड मूवी बना रहा है। अरे वाह। उसका नाम रखा है सिंह सूरमा। वाह। महेश भट्ट जी ने सीरियल बनाया है पहचान मेरे पे, सोनी लिव पे चल रहा है। अच्छा, आज देखूंगी मैं। ये सब ऊपर वाले ने कराया, सब उसने शक्ति दी, हमने किया। मैं इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय देता हूँ ना, शुरुआत तो मेरी माँ से है जी। मेरी माँ ने मैंने जब शुरू किया था ये, तो ये कहा था कि बेटा बंद मत करियो और किसी को ना मत करियो, और कभी भी अहंकार मत लाइयो कि तू कर रहे, तू नहीं कर रहा, ये ऊपर वाला कर रहा है। वैसे ही फिर धर्मपत्नी मिली, उसने साथ दिया, फिर बच्चे मेरे साथ देने लगे, दोनों मेरे मनीष जोत। फिर स्टाफ भी इतना अच्छा मिल गया कि उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। उसी के सहारे जो पद्मश्री मिला, तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी को कि ये मुझे नहीं मिला पद्मश्री, मेरे जांबाज ड्राइवरों को मिला, शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मियों को मिला, मेरे बच्चों को मिला, पूरे परिवार को मिला जी। सच बोलूं मैं, ब्लेसिंग थी ऊपर वाले की, इसीलिए शायद मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे आपको एक और मोटिवेशन मिली है कि और काम करना है। हाँ, उसको मैं अवार्ड नहीं कहता, उसे जिम्मेदारी कहता हूँ। बिल्कुल। कि परमात्मा ना करे कल को देश में कोई ऐसा हादसा होता है तो जितेंद्र सिंह शंटी और शहीद भगत सिंह सेवा दल और बढ़ चढ़ के काम करेंगे। बिल्कुल। अब हम लोग बात करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स की। जैसा कि केजरीवाल जी का एक स्कैम एक्सपोज हुआ, उसमें कुछ एजेंसीज पे आरोप लगे हैं, सीबीआई पे, कि ये थोड़ा जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से हुआ है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट है तो जांच करना तो एजेंसीज का एक वो सिस्टम है। बिल्कुल। मैं देख रहा था पीछे एक दिन कि जितने भी ईडी ने केस दर्ज किया है, पॉलिटिशियन पे सिर्फ 4.5% है, बाकी तकरीबन 96%, 95% उसमें
इंडस्ट्रिस्ट भी हैं, हम्म, इंपोर्टर एक्सपोर्टर, इस टाइप के लोग, हम्म, पैसे का आदान प्रदान करने वाले, बुकीज सट्टे वाले, ये वो सारे हैं। जी, तो कानूनी प्रक्रिया है ये, तो देखो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर अगर किसी को लगता है हम्म, कि मुझे गलत तरीके से किया है, तो ऊपर से ऊपर भी जा सकता है। जिनका भी आप नाम ले रहे हैं केजरीवाल जी का, उनको फिर सुप्रीम कोर्ट ने रियायत भी तो दे दी, जी, अदरवाइज वो बिल्कुल ही सख्त हो जाते, तो नहीं देते तो क्या कर लेते। तो मुझे लगता है कि उनको भी ये कह देना चाहिए, ठीक है आप अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी करिए, तलाशी लीजिए। अब जैसे सपोज मैं जा रहा हूँ, मुझे पुलिस वाले रोक लेते हैं हम्म, कि आपकी गाड़ी के अंदर हथियार है या नशा है, हम्म, तो अगर मैं वहाँ पे उनके साथ बहस करता हूँ, मैं क्यों अपनी गाड़ी चेक कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं गलत हूँ। मुझे कहना चाहिए ठीक है, ये गाड़ी खड़ी है, अब चेक कर लो, अच्छी तरह चेक कर लो, आप तसल्ली कर लो कि मैं चला जाऊँगा। हम्म, तो ये प्रक्रिया जो है, मैं मानता हूँ कि इसमें शिकायतें होती हैं झूठी राजनीति में, जी, जी, वहाँ पैसे मिल गए, वहाँ ये मिल गया, वो मिल गया, उसमें कुछ सच्ची भी होती होंगी, लेकिन जब शिकायत आ ही गई तो जांच तो करनी पड़ेगी ना जी। वो बिल्कुल, चाहे सीबीआई है, चाहे इनकम टैक्स है। अब अगर सपोज बुरा ना मानिए, आपने अभी यहाँ से बैठ के फ़ोन कर दिया 112 पे कि मेरे साथ फला बंदे ने बदतमीजी, अब पुलिस नहीं आती तो पुलिस फंसती है, कॉल चलेगी 112 पे। बिल्कुल, वो बात अलग है कि कार्रवाई करने के बाद वो कह देंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मामूली हादसा था, आपस में कहा सुनी हुई थी, कोई ऐसा कानून नहीं तोड़ा गया है, कोई 354 नहीं बनती है, कोई ऐसी नहीं बनता है, कोई अभद्रता नहीं हुई है, खत्म हो जाएगा। लेकिन पुलिस को आना तो पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें पॉलिटिकल एंगल देखा जाए तो नॉर्मल जनता को लग रहा है कि ये एक डोमिनेंस है कि आपने एक सीएम को जेल में अंदर कर दिया, और उसमें उनको, आपको नहीं लगता कि फिर वो वोटिंग जो है वो केजरीवाल जी की तरफ चली गई है, सिंपैथी वोट्स? देखिए, ये कहना कि ये केस गलत है, ये अभी बहुत जल्दी होगा। धुआं तभी उठता है जब आग लगती है जी, कुछ तो हुआ है। दिल्ली के अंदर एक बोतल के साथ 2 बोतलें शराब की बटी हैं, कुछ तो हुआ है। एक पार्टी पंजाब में जाके कहती है कि नशा बंद कर देंगे, और दिल्ली में एक बोतल के साथ 2 बोतल देते हैं, तो वो तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो किसने किया है, वो ब्यूरोक्रेट से किया है, वो पॉलिटिशियन ने किया है, यही तो जांच हो रही है, समझ रहे ना आप। और जांच हो रही है तो उसमें मुझे लगता है कि अगर उन्होंने पक्का मन बना लिया होता तो फिर इनको बेल नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट से। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे देश में कानून प्रक्रिया ठीक है। जो पॉलिटिक्स की जो डायनामिक्स है वो बहुत चेंज हो रही है इस टाइम। पहले क्या होता था कि अगर पॉलिटिक्स में अगर कोई एक पार्टी लीड कर रही है तो दूसरी पार्टी जो ऑपोजिशन था वो उसको प्रेज करता था। इस टाइम क्या हो गया है, सोशल मीडिया पे पर्सनल अटैक्स होते हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके ऊपर पर्सनल बातें करी जाती हैं, तो प्रेज कोई एक दूसरे को नहीं कर रहा है, सिर्फ पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं, किसी के काम को कोई प्रेज नहीं कर रहा है। उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, मैंने बचपन में खुद देखा है कि मनमोहन सिंह जी की तारीफ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद करी। और अगर आप देश के इतिहास पे जाए, फ्रीडम मूवमेंट में ये सारे एक ही तो थे। बिल्कुल। भाई सुभाष चंद्र बोस जी, शहीद आजम भगत सिंह जी, ये सब असल में क्या हुआ था कि फ्रीडम मूवमेंट में उधर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इधर कांग्रेस होती थी जी, दूसरी पार्टी कोई नहीं होती थी। जो फ्रीडम मूवमेंट में आना चाहता था वो कांग्रेस में आता था, ठीक है ना। तो वो एक स्तर था। लेकिन आज भी कई बातें उठती हैं कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल बने होते तो देश का रुख कुछ और ही होता। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस समय भी इस तरीके की बातें थी, चाहे वो ओपनली नहीं आती थी सोशल मीडिया पे। आज तक इतना बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए और वहां से वापस ही नहीं आए। बिल्कुल। ये चीजें तब भी थी, लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था, अखबार में छपने में 6 दिन लग जाते थे जी। सब मैनिपुलेट हो जाता था। लेकिन आज सोशल मीडिया ऐसा है कि आप अभी खांस रहे हैं और अभी आप मुंह भी नहीं धो के आएंगे तो फेसबुक पे आ जाएगा आपका। बिल्कुल। और लोगों ने ना, मैंने देखा एक बात, जिनको ABCD नहीं पता पॉलिटिक्स की, वो ज्यादा गंद डालने लगे हैं।
उनको, अब देखिए मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं 3 बार इलेक्टेड भी रहा हूँ, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल मैं 2007 में कॉर्पोरेटर रहा इंडिपेंडेंट, जी। तो 12 में मुझे फिर लड़ाया गया कॉर्पोरेटर में, फिर जीता। 13 में मुझे एमएलए अकाली दल बीजेपी ने टिकट दी और मैं जीत गया। उसके बाद परमात्मा ने ऐसा किया कि मैं सोशल दायरे में बहुत बढ़ता गया, फिर पद्मश्री मिल गया। मैंने मन बना लिया कि मैंने चुनाव नहीं लड़ना है, कि मुझे इज्जत दे रहा परमात्मा। अभी क्या हुआ, जब एमपी का इलेक्शन आया, कहीं से चलते चलते मेरा नाम संगठन के पास पहुंच गया, और संगठन ने मुझे इज्जत दी, बुला के पूछा कि आपको हम पूर्वी दिल्ली से सांसद के लिए चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मैंने कहा जी, मैं सच बात है कि मैंने मन बनाया कि मैंने चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन अगर संगठन जिम्मेदारी देगी तो मैं उस पर पूरा उतरूंगा खरा। लेकिन मैं अब स्तर की बात बता रहा हूँ आपको। जैसे कुछ लोगों को पता लगा, राजनीतिक लोगों को, कि जितेंद्र सिंह शंटी को सांसद की टिकट के लिए पार्टी कंसिडर कर रही है, उन्होंने उसी दिन सोशल मीडिया पे गंद डालना शुरू कर दिया कि जितेंद्र सिंह शंटी तो करैक्टर का ठीक नहीं है, जितेंद्र सिंह शंटी को तो पद्मश्री भी नकली मिला है। बोले ऐसी ऐसी बातें लिख दी उन्होंने। मेरा मन और ज़्यादा उचाट हो गया पॉलिटिक्स के साथ। मेरा बेटा जो प्रवक्ता है और जो सोशल वर्कर है, हर महीने अस्थियां लेके जाता है हरिद्वार में, उसके बारे में उन्होंने लिख दिया कि वो भी करैक्टरलेस है। जिस बच्चे ने लाशें उठाई कोविड के अंदर, 5000 लाशें उठाई हों, जहाँ हमारे घर के 3 बंदे शहीद हो गए हों, कुछ नहीं सोचा लोगों ने। और बड़ी मज़ेदार बात है ये कि ये अभी से नहीं है देश में। भगत सिंह जी के सके भाई सहारनपुर से खड़े हुए थे, चुनाव हार गए थे, शहीद भगत सिंह जी के। लेकिन मैं तो हार जीत की बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मेरा नाम ही चला तो सोशल मीडिया पे काम शुरू हो गया। मेरा बेटा कहने लगा, पापा मैंने मना किया था ना कि आपने चुनाव नहीं लड़ना। मैंने कहा बेटा मैंने कौन सा मांगा है, मैंने कहीं अप्लाई किया हो, मैंने कुछ किया हो? वो तो बात चली। मैंने कहा ठीक है। तो कहता देखो इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है। मैं ये भी हैरान है कि एक आम व्यक्ति वो डाले तो चलता है। जो संगठन मुझे टिकट दे रहा है, जो संगठन मुझे लड़ाना चाहता है, मुझे लाइक करता है, और मैं भी संगठन को लाइक करता हूँ, हमारे ही संगठन का एक जिला अध्यक्ष मेरे खिलाफ डालना शुरू कर दिया उसने। उसे लगा कि शंटी जी को कोई टिकट मिल गई तो हीरो बन जाएंगे, जबकि कोई दिली इच्छा नहीं थी। तो आपकी बात में बिल्कुल दम है कि जो पहले का समय था तब इतने लांछन वांछन नहीं लगाए जाते थे जी। या साधन नहीं थे। लगाते होंगे तो आपस में बैठ के बात कर लेते होंगे। लेकिन प्रेज भी किया जाता था। प्रेज भी किया जाता था। लेकिन अब प्रेज का तो कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं आपके सामने एग्जांपल बैठा हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी से, मेरे को पूरी दुनिया ने बुला के सम्मान किया, पूरी दुनिया ने। मतलब लंदन, अमेरिका, कनाडा और हिंदुस्तान में तो कोई सिटी बची नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जी। और हर कम्युनिटी ने, हर सोसाइटी ने, क्लब ने, बड़े बड़े क्लब है देश में, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, फला फला। लेकिन मेरी ही कम्युनिटी की 2 सरमोर संस्थाएं हैं। एक है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और एक है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। मुझे कोई सम्मान नहीं दिया उन्होंने। उनको लगा कि सरदार आगे ना निकल जाए कहीं, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं है सिख पॉलिटिक्स से। इस बारे में हम बात ही कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है पॉलिटिक्स का क्या फ्यूचर है इंडिया में अब? देखिए राजनीति हर देश में है और हजारों सालों से है। वो राजा महाराजा के समय में भी होती थी, अपने बच्चों को मरवा देते थे, अपने बाप को मरवा देता था, ये बातें आम थी। यही फ्यूचर रहेगा। नवे नवे तरीके आएंगे, नवे नवे ट्रेंड आएंगे समय के अनुसार। जिस मुल्क की अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है वो तरक्की नहीं कर सकता है। जस्ट लाइक पाकिस्तान, वहाँ जो भी उठता है गोली मार देते हैं जी। अपोजिशन स्ट्रॉन्ग है। हमारा देश तरक्की क्यों कर रहा है कि अगर कोई गलती होती है तो अपोजिशन वाले बोल देते हैं, उसके ऊपर काम बदल जाता है। यही तरीका होता है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मतलब मेरे तो गूज़बम्प आ गए जब आपने कोविड वाली जो स्टोरी बताई है। सो थैंक यू सो मच, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बस आप करते रहिए। मैं तो बस आपको यही कहूँगा देशवासियों को कि आप देश के लिए काम कीजिए। अपने बच्चों को बोलिए कि वो बहुत पढ़े लिखे, लेकिन पढ़ने लिखने के साथ साथ उनके दिल के अंदर भावना होनी चाहिए
समाज के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए सेवा करने की। और जब आप इस सेवा में लग जाते हैं ना जी, फिर आपको कुछ नहीं दिखता है। मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ा दुख है और एक बहुत बड़ी खुशी है। बहुत बड़ा दुख इस बात का है कि मैंने सारी जिंदगी में अपने परिवार को बहुत समय नहीं दिया। मैं कभी आज तक अपने बच्चों को लेकर हिल स्टेशन में नहीं गया। मैंने आज तक शिमला नहीं देखा, मैंने कुल्लू मनाली नहीं देखा, मैंने कभी, क्योंकि मैं काम में रुझा रहा। बचपन गरीबियत में गुजरा, पिता की डेथ हो गई। लेकिन एक जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है मेरे को कि पद्मश्री मिल गया। मैं जब जाऊंगा ना, तिरंगे में जाऊंगा, अपने देश के प्रोटोकॉल में। तो मुझे लगता है कि मेरे से बड़ा इंसान कोई नहीं हो सकता जो अपने देश की मिट्टी में, देश के तिरंगे में जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। सैल्यूट है सर आपको। तो मैं इसके लिए पूरी देश की जनता को सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने मेरे को, मेरे परिवार को, शहीद भगत सिंह सेवा दल को इतना मान सम्मान दिया। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जब तक मेरे में जान है, मैं इसी तरह सेवा करता रहूँगा। मेरा परिवार भी इसी तरीके से सेवा करते रहेगा। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।